एवरीवन, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग टेक्निक्स। और सैम्पलिंग टेक्निक्स का ये वेरी फर्स्ट लेक्चर है, तो हम सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे। इसका मेन पॉइंट्स सारी यूनिट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे विद द डिटेल नोट्स। तो देखो, एज द नेम सजेस्ट्स, सैम्पलिंग टेक्निक्स, so there will be a sample and we have to apply some techniques means it normally means some method or some process, right? But at the same time if I say of sample, तो sample को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स हैं जिनका मतलब जानना होगा। जैसे कि पॉपुलेशन से ही सैम्पल डिराइव होता है। अब पॉपुलेशन क्या होती है? सो ऐसे समझो कि दिस इज़ द टोटल थिंग जिसे हमें स्टडी करना है। दैट मीन्स टोटल थिंग्स अंडर स्टडी इज़ नोन एज पॉपुलेशन। ओके, ये हमारी पॉपुलेशन है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को या फिर किसी चीज़ को हमें स्टडी करना है। इसका एक स्मॉल पार्ट जो हम सिलेक्ट करते हैं, रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेसेस हो सकती हैं इसको सिलेक्ट करने के लिए। लेकिन अभी के लिए मान लो कि एक पार्ट जो हम इसका सिलेक्ट करेंगे दैट इज़ सैम्पल। ओके, अब एक नोटेशन आती है कि पॉपुलेशन को हम जब डिनोट कर रहे होंगे तो दैट विल बी बाय कैपिटल एन, और सैम्पल को डिनोट करने के लिए वी विल हैव स्मॉल एन एज द नोटेशन। सिर्फ नोटेशंस हैं। सैम्पल पॉपुलेशन के बराबर हो सकता है या फिर पॉपुलेशन से छोटा हो सकता है, लेकिन सैम्पल कैन नेवर बी इक्वल टू पॉपुलेशन, आई मीन ग्रेटर देन पॉपुलेशन। वो इक्वल हो सकता है बट लेकिन बड़ा कभी नहीं हो सकता। मतलब जो n है वो हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। कैपिटल N यानी जो पॉपुलेशन है, मतलब टोटल, ऐसे समझो कि ये जो टोटल है इससे सैम्पल क्या तो इसके बराबर हो सकता है लेकिन इससे बड़ा तो नहीं हो सकता, राइट? तो सैम्पल एक वो छोटा सा पार्ट है जो हम कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन टू स्टडी द पॉपुलेशन। सैम्पल पे हम स्टडीज़ अप्लाई करते हैं और वो हम कह देते हैं कि ये चीज़ें पॉपुलेशन पे भी अप्लाई होंगी, जो भी हम जनरल रिजल्ट्स निकालते हैं। अब सैम्पल को भी हमारा यही हमारी सैम्पलिंग टेक्निक्स है कि हम कैसे कैसे उस सैम्पल को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ वो सैम्पल को फॉलो करनी चाहिए, जब भी हम उसे एक आइडियल सैम्पल कहेंगे कि सैम्पल इज़ द बेस्ट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन। मतलब सैम्पल पॉपुलेशन को एस्टिमेट कब कर पाएगा, उसकी भी अपनी टेक्निक्स हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो सैम्पल और पॉपुलेशन एंड टेक्निक का मतलब हमने समझ लिया। तो इट्स सिंपली सैम्पल जो एक पॉपुलेशन का पार्ट है, उसको लेने के लिए जो हम टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, मेथड्स या प्रोसेसेस का यूज़ करते हैं। अब देखो, सैम्पलिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप की हो सकती है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होगी कि ये एक मतलब प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, पूरा प्रोसीजर फॉलो करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं कि हमें एक पैक ऑफ कार्ड्स में से एक कार्ड को ड्रॉ करना है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? ऑफ कोर्स 1/52, क्योंकि 52 आर द नंबर ऑफ कार्ड्स इन अ डेक। तो इसकी एक प्रोबेबिलिटी, एक फिक्स प्रोबेबिलिटी है। तो इस टाइप की प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जब हम ऐसे सैम्पल्स को कलेक्ट करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम कोई प्रोबेबिलिटी यूज़ नहीं कर रहे, कोई फिक्स लॉ यूज़ नहीं कर रहे, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़, अपने कन्वीनियंस के लिए कोई भी चीज़ कह सकते हो कि उस हिसाब से जब हम रिजल्ट्स निकालते हैं, तो दैट इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ओके, अब इनकी भी काफ़ी आगे टाइप्स हैं। जैसे मैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करूँ, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या है? फर्स्ट इज SRS. SRS is simple random sampling. This is simple
तो द फर्स्ट वन इज़ SRS विच इज़ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के भी दो टाइप्स आते हैं. एक SRS WR और एक आता है SRS WOR. ओके, बहुत ईजी है. फर्स्ट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट. ये है हमारा विद रिप्लेसमेंट और ये है हमारा विदाउट रिप्लेसमेंट. अब फ़र्क क्या है इनमें, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. मान लो अगेन एक बैग है जिसमें बॉल्स हैं, ठीक है. तो मान लो इसमें कोई अराउंड 10 बॉल्स हैं. तो मैं पहली बार विद रिप्लेसमेंट का केस क्या है, मैं इसमें से एक बॉल निकालूं, उसका कलर नोट करूं और वापस इसी में डाल दूं. तो टोटल जो है मेरे पास सैम्पल्स वो 10 ही रहेंगे. जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो 10 ही रहेंगी इस बॉल में. इन एनी ऑफ द केस अगर मैं बॉल को ड्रॉ कर रही हूँ, चाहे मैं फर्स्ट टर्न में ड्रॉ कर रही हूँ, चाहे सेकंड में कर रही हूँ या थर्ड में कर रही हूँ, मेरे पास टोटल नंबर हमेशा 10 रहेगा. लेकिन इफ़ एग्जैक्टली अपोजिट टू दिस, अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक बैग है, इसमें अगेन 10 बॉल्स हैं. अब की बार जब मैंने बॉल निकाली तो मैंने उसे साइड में रख दिया. लाइक एक बॉल निकाली, उसे मैंने साइड में रख दिया. सेकेंड बॉल निकाली, उसे फिर से मैंने साइड में कर दिया. तो ईच नंबर ऑफ टाइम्स जब भी मैं इसमें से बॉल निकालूंगी तो नेक्स्ट टर्न के लिए मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो एक कम हो जाएगी. मान लो मैंने फर्स्ट टर्न में ड्रॉ किया तो मेरे पास जो n है वो 10 है, ठीक है. मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग 10 है, मैंने उनमें से एक निकाला तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/10. द नेक्स्ट टाइम जब मैं बॉल ड्रॉ करूँगी तो मेरे पास इस बैग में 9 ही बॉल्स हैं. मतलब मेरे पास 9 ही चॉइसेस हैं. अब जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 1/9, नॉट 1/10. एंड दैट्स वाई ये है विदाउट रिप्लेसमेंट का केस, कि हमने उसे रिप्लेस नहीं किया इस बार. इन दिस टर्न वी हैव जस्ट टेकन दैट बॉल आउट एंड केप्ट इट असाइड. हमने उसे बार रिप्लेस करके या फिर बार बार उसे बैग के अंदर नहीं प्लेस किया. तो दिस इज़ विदाउट रिप्लेसमेंट का केस हम देख रहे होंगे यहाँ पे. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो सेकेंड टाइप आता है दैट इज़ सिस्टमैटिक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. सिस्टमैटिक में भी हमारे पास दो टाइप हैं. फर्स्ट इज़ लीनियर एंड सेकेंड वन आता है हमारा सर्कुलर. सेकेंड वन इज सर्कुलर. तो इसमें हम एक चीज़ पढ़ेंगे दैट इज़ अबाउट के. कि जब टॉपिक करेंगे तब आई विल बी लेटिंग यू नो हाउ टू फाइंड दिस के एंड ऑल दैट. लेकिन इसमें बहुत नॉर्मल सी चीज़ आती है कि इक्वल्स टू n/n. n/n ये मैंने अभी बताया था जो नोटेशंस में आए थे. ये हमारा पॉपुलेशन साइज़ को बताता है और ये हमारा बताता है सैम्पल साइज़ को, ठीक है. तो ये एक नोटेशन है. तो इससे हम क्या डिराइव कर सकते हैं कि कैपिटल N इज़ इक्वल टू n के, ठीक है. अब यहीं पे हमारा लीनियर और सर्कुलर का केस है. अगर ये इक्वल है तो हम इसे लीनियर का केस कहेंगे, ठीक है. और अगर ये n नॉट इक्वल टू n के आएगा तो हम इसे सर्कुलर का केस कहेंगे, ठीक है. सर्कुलर सिस्टमैटिक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का. अब पहली चीज़ तो हमें नंबर ऑफ रैंडमली ड्रॉन ये निकालना होता है, ठीक है. उससे हम k की वैल्यू निकालते हैं. पहले हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि हमें कोई एक रैंडम ड्रॉ निकालना होता है. उसके बाद उससे हम k की वैल्यू निकालते हैं. k की वैल्यू निकालने के बाद हम मतलब फर्स्ट ड्रॉ तो हमने रैंडम किया है. अब k की वैल्यू निकालने के बाद हम इसमें पुट करके वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है. लाइक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ एक्सप्लेन कर ही देती हूँ. वैसे तो डिटेल में करेंगे जब हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल समझ लो 1 2 सो ऑन 10 तक ये नंबर्स हैं, ठीक है. और मैं ले लेती हूँ चलो k की वैल्यू एज 3. और फर्स्ट ड्रॉ में अगर जैसे हम पहला ड्रॉ करते हैं वो रैंडम ड्रॉ करते हैं तो उसमें आया 4, ठीक है. तो अब नेक्स्ट जो होगा तो दैट विल बी 4 + 3 विच इज़ 7. फिर उससे नेक्स्ट होगा 7 + 3 विच इज़ 10, ऐसे करके.
तो ये पूरा कंसेप्ट विल बी डिस्कसिंग जब हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट दिस इज़ एन ओवरव्यू कि कैसे सिस्टमैटिक में काम करता है, दो तरीके से, लीनियर एंड सर्कुलर। अगर ये इक्वल है तो लीनियर, नॉट इक्वल है तो सर्कुलर। ओके, अब थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड हमारा था ये वाला सिस्टमैटिक। थर्ड जो हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है, दैट इज स्ट्रैटिफाइड। दैट इज स्ट्रैटिफाइड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड का अगर मैं एग्जांपल दूँ तो दिस कैन बी लाइक एवरेज हाइट of students in a school. स्कूल, हाँ। तो इसमें हम एक चीज़ दे सकते हैं कि वेरिएंस बहुत ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है कि वेरिएंस बहुत ज़्यादा है। वेरिएंस कैसे ज़्यादा है कि एक स्कूल में तो नर्सरी से लेके 10th तक के स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो यू कैन नॉट से कि हाँ हम कुछ नर्सरी के स्टूडेंट्स की जो एवरेज हाइट है वो 10th के स्टूडेंट्स की भी होगी, तो हम उन चीज़ों को मिक्स नहीं कर सकते। देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन दीज। तो हम स्ट्रैटिफाइड के केस में बनाते हैं स्ट्रेटाज। स्ट्रेटा इज़ अ प्लूरल फॉर्म, मतलब ग्रुप्स, और स्ट्रेटम का मतलब है सिंगल ग्रुप। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। स्ट्रेटा is plural form and stratum is singular form, ठीक है, या वन को नोट करने के लिए हम ये कह सकते हैं। तो ये डिफरेंट। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि हम इसमें ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रुपिंग का कंसेप्ट लगाते हैं हम। और ग्रुप कैसे बनाते हैं, मान लो 1st to 12th ग्रेड्स तक के स्टूडेंट्स हैं, तो हम कैसे ग्रुप्स बना सकते हैं, 1 2 3, मतलब ग्रेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 11 12। अब आप एक चीज़ देखिए कि यूजुअली जो 1 2 3 क्लास के स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट होती है वो यूजुअली ठीक मिलेगी, मतलब नॉर्मल उन्हीं के अकॉर्डिंग। 4 5 6 के स्टूडेंट्स की हाइट उनके क्लास वाइज के, मतलब इनकी एज ग्रुप्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स की जो हाइट होगी वो नॉर्मली मतलब सेम होगी एज़ कम्पेयर टू, यहाँ पे कहाँ पे ड्रास्टिक चेंज आएगा, एज़ कम्पेयर टू 1st 2nd 3rd क्लास स्टूडेंट्स। मतलब इनकी इंटरनली जो इनका गैप है वो कम होगा एजेस का, रादर देन कि हम अगर ग्रुप्स में कंपेयर करें तो इसको। यानी अगर मैं ये ग्रुप 1 2 3 4 कह दूँ तो ग्रुप 4 के विद इन जो चेंजेस होंगे या जो डिफरेंस होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 4 टू ग्रुप 1 और ग्रुप 3 टू ग्रुप 1। यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंसेस देखने मिलेंगे, अदरवाइज विद इन ग्रुप डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं होंगे। तो ऐसे केसेस में हम डिफरेंट एलोकेशन मेथड्स भी आते हैं, ठीक है, जिन्हें हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स या स्टेटास बनाते हैं हम जहाँ पे वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है पॉपुलेशन में। अब देखो एलोकेशन के भी काफ़ी डिफरेंट टाइप्स है कि हम कैसे कैसे एलोकेट कर सकते हैं ग्रुप्स में। इनके भी लाइक 4 डिफरेंट टाइप्स है कि इक्वल एलोकेशन, नेक्स्ट है हमारा प्रोपोर्शन, थर्ड आता है हमारा न्यूमन। मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ बस इन सब का। और फोर्थ हमारे पास आएगा ऑप्टिमम। ओके, तो इक्वल एलोकेशन में क्या है कि हम सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। मान लो ग्रुप 1 से हमने 5 लिए तो ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 हम 5 स्टूडेंट्स ही लेंगे, ठीक है, जिनको हम सैम्पल में कंक्लूड करेंगे सैम्पल को सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम सैम्पलिंग टेक्निक्स देख रहे हैं कि हम कैसे कैसे सैम्पल्स को चूज़ कर सकते हैं। तो इक्वल एलोकेशन में क्या है कि ग्रुप 1 से भी
5 स्टूडेंट्स, ग्रुप 2 से भी, ग्रुप 3 से भी, ग्रुप 4 से भी 5-5 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो दैट इज़ इक्वल एलोकेशन। प्रोपोर्शनल एलोकेशन, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास 100 हैं तो दूसरे ग्रुप में भी 100 हो, तीसरे में भी 100 हो, चौथे में भी 100 हो, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन वेरी अकॉर्डिंग टू क्लास और अकॉर्डिंग टू सेक्शंस इवन। तो मान लो इसमें 100 हैं, इसमें 120 हैं, इसमें 150 हैं, और इसमें अगर हम कह दें तो इसमें 110 है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो टोटल नंबर है वो इक्वल नहीं है, तो इस केस में हम लेते हैं, मतलब हम एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ प्रोपोर्शन, कि हम 1:2 में बच्चे सेलेक्ट करेंगे, या फिर 1:2 इन द सेंस क्या है कि कह दो 5% बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इस 100 का 5%, 120 का 5%, 150 का 5% और 110 का 5% स्टूडेंट्स हम लेंगे, जिनको हम सैम्पल में कंक्लूड करेंगे, सैम्पल में इंक्लूड कर रहे होंगे, ठीक है। तो 5% से मेरा मतलब है जितना उन टोटल है ना, हर एक ग्रुप्स में टोटल स्टूडेंट्स है उसका 5%। इक्वल एलोकेशन में हम क्या कर रहे थे, चाहे जो भी हो, इक्वल एलोकेशन में क्या था कि चाहे कितने ही भी स्टूडेंट्स हो, हम 5 ले रहे हैं तो हम फिक्स्ड है कि हम सब में से 5 लेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ टोटल कितने हैं। प्रोपोर्शन में क्या है, हम 5% ले रहे हैं, 100 का 5%, 120 का 5%, टोटल का परसेंटेज ले रहे हैं। अब न्यूमेन और ऑप्टिमम में क्या है कि एक चीज़ होती है कि जब हम ये सारे सर्वेज या ये कर रहे होते हैं, तो देखो न्यूमेन एक पर्टिकुलर केस है ऑप्टिमम सैम्पलिंग टेक्निक्स का या फिर ऑप्टिमम एलोकेशन का, ठीक है। तो हम इनका काम कब करते हैं कि हम कॉस्ट पे भी बात करनी हो, हमें नंबर या फिर साइज़ पे भी बात करनी हो, और वेरिएशंस पे भी बात करनी हो, तो हम इन दोनों का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं ये देखो, इन दोनों में क्या होता है कि ये वेरिएंस और कॉस्ट पे बात करते हैं, ठीक है। वेरिएंस और कॉस्ट पे बात करते हैं ये चीज़ें। वेरिएंस और कॉस्ट पे कैसे कि मतलब देखो, अगर हम पॉपुलेशन की तरफ जा रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं, सैम्पल में सैम्पल साइज़ हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हमारी वेरिएंस डिक्रीज़ होगी। सैम्पल ये डिटेल में तभी बताऊंगी, लेकिन देखो जो हमारा सैम्पल है उसमें जो वेरिएंस है वो डिक्रीज़ होगी। अगर हम मतलब सैम्पल साइज़ को बढ़ाएंगे तो हमारी वेरिएशंस डिक्रीज़ होंगी, ठीक है। नंबर सैम्पल साइज़ हम इंक्रीज़ करें तो ऑफ कोर्स कॉस्ट भी बढ़ेगी, ठीक है। और इन द सेम वे अगर हम सैम्पल साइज़ डिक्रीज़ कर रहे हैं तो वेरिएंस बढ़ेगी, और कॉस्ट क्या है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि कॉस्ट हमारी नंबर या फिर सैम्पल नंबर पे डिपेंड करती है। अगर हम सैम्पल साइज से सैम्पल नंबर को डिक्रीज़ करें तो कॉस्ट भी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। मतलब हमें कम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में जहाँ हमारी वेरिएंस फिक्स्ड हो या फिर कॉस्ट हमें कोई फिक्स्ड करके दे दे, तो हम ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं कि बेस्ट क्या होगा, बेस्ट रिजल्ट्स भी आएँ, कॉस्ट भी कम हो और वेरिएशंस भी ज़्यादा ना हो, तो हम इन दोनों में से अकॉर्डिंगली काम करते हैं। ये मैं डिटेल में भी बताऊंगी कैसे करते हैं आगे चल के। नेक्स्ट आता है हमारा देखो, ये थर्ड था हमारे पास टेक्निक, स्ट्रेटिफाइड वाली थी हमारी थर्ड टेक्निक। इसमें हमने देख लिया कि कैसे वेरिएंस से हम काम कर रहे हैं और इसके क्या क्या एलोकेशंस के टेक्निक से हम कैसे कैसे ग्रुप्स बना सकते हैं। ऐसे ही इससे बहुत मिलता जुलता हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लस्टर। ये थर्ड था, नाउ फोर्थ वन इज़ क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो क्लस्टर में हम क्या करते हैं, देखो वहाँ पे हमने ग्रुप्स बनाए थे, स्ट्रैटम्स बनाए थे जो कि होमोजीनियस थे। ये चीज़ थोड़ी सी देखो ताकि आगे चल के भी थोड़ी इजी रहे। हमने वहाँ बनाए थे स्ट्रैटम्स, स्ट्रैटिफाइड वाली में। तो इस स्ट्रैटम में क्या था, ये विद इन स्ट्रैटम क्या थी, होमोजेनिटी थी हमारे पास। मतलब जो ग्रुप्स हमने बनाए थे 1 2 3 क्लासेस के, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन बिटवीन स्ट्रैटम्स, ये विद इन का केस है, मतलब एक स्ट्रैटम के अंदर अंदर, लेकिन बिटवीन स्ट्रैटम्स यानी एक स्ट्रैटम के बीच में, यानी जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 या ग्रुप 3 ग्रुप 4 ऐसे हमने जो ग्रुपिंग की थी, उन ग्रुप्स के बीच में हेट्रोजेनिटी है। हेट्रोजेनिटी मतलब डिफरेंस है और होमोजेनिटी मतलब सेम है, ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रैटम्स में। लेकिन क्लस्टर्स में क्या होता है,
क्लस्टर में इसका अपोजिट होता है। क्लस्टर में बिटवीन क्लस्टर्स होमोजेनिटी होती है, मतलब दो क्लस्टर्स के बीच में होमोजेनिटी होगी। होमोजेनिटी बिटवीन क्लस्टर्स क्या होगी? होमोजेनिटी, ठीक है। लेकिन विद इन अ क्लस्टर, विद इन क्लस्टर क्या होगी? हेट्रोजेनिटी, जस्ट इसका ऑपोजिट। यहाँ पे हमारा बिटवीन अ स्ट्रैटम हेट्रोजेनिटी था, लेकिन यहाँ हमारा बिटवीन अ क्लस्टर होमोजेनिटी है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है। अगर मैं इसको एग्जांपल के फॉर्म में बताना चाहूँ तो सी इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, इट कैन बी लाइक यील्ड ऑफ राइस। यील्ड ऑफ राइस, यील्ड ऑफ राइस में क्यों कह रही हूँ कि देखो रीजन वाइज क्लस्टर्स हैं, ठीक है। मतलब नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, अगर हम राइस की यील्ड का कंपैरिजन करें तो रीजन वाइज क्लस्टर्स है हमारे पास, हम स्टेट वाइज तो नहीं कर सकते, तो रीजन वाइज वी हैव क्लस्टर्स, ओके। विद इन क्लस्टर हमारे पास हेट्रोजेनिटी है, ठीक है। विद इन क्लस्टर्स हमारे पास हेट्रोजेनिटी है बिकॉज लाइक अगर हम नॉर्थ रीजन ले रहे हैं तो देयर आर मैनी स्टेट्स इन नॉर्थ रीजन जिनका यील्ड कम हो, किसी का ज़्यादा हो, ठीक है। एंड तो इसको हम क्या बोलेंगे? विद इन अ क्लस्टर ना, तो विद इन अ क्लस्टर हमारे पास हेट्रोजेनिटी है, लेकिन अमंग और यू कैन से लाइक बिटवीन क्लस्टर्स हमारे पास होमोजेनिटी होगी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो हम रीजन्स कलेक्ट कर रहे हैं उनके अंदर हमारे पास होमोजेनिटी है। और स्टेट वाइज जैसे क्रॉप यील्ड डिफर कर सकती है, मतलब एक ही रीजन के जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं उनमें जो यील्ड है हमारी राइस की वो डिफर कर सकती है, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि वहाँ पे हेट्रोजेनिटी है, ठीक है। So this was the case of fourth point is cluster, okay। और अब एक चीज़ आती है जो अगर लाइक दोनों चीज़ों में मिक्स्ड है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। फिफ्थ ये है मल्टी स्टेज, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग दोनों का पार्ट है, प्रोबेबिलिटी का भी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का भी, इसलिए हम इसे दोनों में। मल्टी स्टेज में कुछ नहीं है, मतलब हम एक ही स्टेज को जब बार बार उसके डिविजन्स करते रहेंगे, दैट इज़ मल्टी स्टेज, ठीक है। जैसे कि अभी हमने ये लिया था राइस वाला एग्जाम्पल लिया था, तो अगर मैं इसी के बिहाफ पे से बात करना चाहूँ तो दिस कैन बी लाइक कि मान लो हम स्टेट को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्लस्टर। स्टेट्स के अंदर क्या आएंगे? डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे। ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्लस्टर, और इसके अंदर भी हमारे पास विलेजेस आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड क्लस्टर। तो जब हम ऐसी बातें करते हैं जो मतलब चेन टाइप का रूल बना लेती हैं, तो ये मल्टी स्टेज वाली चीज़ आ जाती है, विच इज़ मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ये दोनों में है, ये बोथ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ बोथ, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो ये थे हमारे जितने भी, ये 5 टाइप्स थे हमारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। अब मैं अगर बात करूँ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारे पास क्या होता है कि कोई फिक्स्ड लॉ या कोई फिक्स्ड रूल से हम चीज़ों को नहीं बनाते हैं, ठीक है, वो फॉलो नहीं करते, हम अपनी मर्ज़ी से देखते हैं। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी 4 टाइप्स की हो सकती है। पर्पस, नेक्स्ट जजमेंट, नेक्स्ट आती है हमारे पास स्नोबॉल, एंड नेक्स्ट कम इज कन्वीनियंस। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारी नॉन ट्रस्टवर्दी ही है,
मतलब इस पे हम ज़्यादा रिलायबल नहीं हो सकते। किसी को फास्ट रिजल्ट्स की ज़रूरत हो या फिर क्विक रिजल्ट्स की ज़रूरत हो, वहाँ पे हम ऐसी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं कि हमें रिजल्ट्स बहुत क्विकली देने हो। तो दिस इज़ रेयरली यूज्ड एंड इट इज़ नॉन ट्रस्टवर्दी। हम जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लाइक रिलायबल होना है हमारी स्टडीज़ पे, हम वहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स के हिसाब से हम सैम्पल को कभी चूज़ नहीं करते। ठीक है, वी यूज़ द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इटसेल्फ। देखो, एज द नेम सजेस्ट, पर्पस, जिसमें हमें ये पता है कि ड्यू टू सम पर्पस हम उस स्टडी को या उस चीज़ को पढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर मुझे डाटा चाहिए, मेरा पर्पस है कि मुझे एक लिस्ट बनानी है कुछ रिच फैमिलीज़ की, तो ऑफ कोर्स मेरा जो रिज़ल्ट है वो मेरे पर्पस पे डिपेंड करता है, ना कि इस बात पे कि मैं कहाँ कहाँ से वो चीज़ मतलब उसका डेटा कलेक्ट कर रही हूँ। मेरा पर्पस क्या है? सिर्फ रिच उनको कलेक्ट करना, नेम्स की लिस्ट बनानी, दैट्स इट। या फिर अगर मैं कह दूँ कि ओके, वेरी गुड एग्जांपल इज़ कि मुझे अगर अपनी कंपनी की रेटिंग्स बहुत अच्छी दिखानी है और कोई मुझसे पूछे वजह से एवरेज सैलरी, तो मैं rather than choosing the salary of some worker who is just cleaning the floor or doing something else, I'll choose जो टॉप पेइंग लाइक जिनको मैं सबसे ज़्यादा पे कर रही हूँ। ठीक है, जो टॉप पेड एम्प्लॉयज़ हैं, मैं उनका एवरेज बताऊँगी उन्हें कि ये है व्हाट एन एवरेज पर्सन इन दिस कंपनी अर्न्स। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी करनी है कि आई पे सो मच टू माई एम्प्लॉयज़। तो मैं वहाँ पे किसी पियोन का या फिर किसी क्लीनिंग स्टाफ का डेटा नहीं लेने वाली। तो दैट इज़ माई पर्पज़ टू शो दैट द कंपनी इज़ रियली गुड। नेक्स्ट आता है हमारे पास जजमेंट, कि वट एवर आई फील्स लाइक आई जस्ट से दैट ओके, दिस इज़ अ रिजल्ट, दिस इज़ अ जजमेंट फ्रॉम माई साइड। ऐसे आते हैं जजमेंट। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज़ लाइक चेन रूल। ओके, या फिर देर इज़ अ ग्रुप जो कुछ चीज़ डिसाइड करता है। लाइक मैंने कुछ पूछा किसी से, उसने अपने फ्रेंड से पूछा, उसने अपने फ्रेंड से पूछा, तो दैट क्रिएट्स अ चेन। सो दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू स्नोबॉल। हम इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इन टॉपिक्स पे एक्चुअली आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कन्वीनियंस, दिस इज़ द लास्ट वन। तो इसमें हम क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू माई कम्फर्ट और अकॉर्डिंग टू माई कन्वीनियंस में आंसर करती हूँ। ठीक है, सो ऑफकोर्स अब इतने ये चीज़ आपने अगर मोटा मोटा भी इसका पढ़ा है तो यू विल फील लाइक कि इसमें कोई रिलायबिलिटी है ही नहीं। इसमें हम ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर सकता है कि मेरी जजमेंट कुछ है और किसी और की जजमेंट कुछ और हो, तो द रिजल्ट्स कैन वेरी। लेकिन जो हम सैम्पलिंग टेक्निक से मेन डेटा को रिलायबल बनाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे द रिजल्ट्स हैव टू बी सेम फॉर एवरीवन। तो वहाँ पे हम ये नहीं देख सकते कि मेरे अकॉर्डिंग रिजल्ट्स क्या है या उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स क्या है। द रिजल्ट्स नीड टू बी सेम फॉर एवरीबडी, तभी हम अपने डेटा को रिलायबल कह सकेंगे। तभी हम अपनी जो हमने स्टडी की है इतनी उस डेटा के ऊपर, हम वेरिएंस, कोवेरिएंस, हम उसके रिलेशंस, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन सब कुछ निकाल रहे हैं। हम उन चीज़ों को सी क्वालिफाइड या फिर ट्रस्ट वर्दी तभी कह सकते हैं जब वो चीज़ें सबके लिए सेम हो, ना कि सिर्फ मेरे लिए, मेरी कन्वीनियंस पे या मेरे पर्पस पे डिपेंड करती हो। सो दिस इज़ ऑल how what are the different नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स, जो कि बिल्कुल ट्रस्ट वर्दी नहीं है और इन्हें बहुत रेयर केसेस में यूज़ किया जाता है जब कभी हमें रिजल्ट्स इतने ट्रस्ट वर्दी हमें ना ज़रूरत हो, जस्ट एक ओवरव्यू लेना हो किसी भी चीज़ का और बहुत कम टाइम में लेना हो, सो वी यूज़ दीज। तो दिस इज़ ऑल व्हाट इज़ देयर इन दिस चैप्टर। आई मीन yes, I'm not missing anything. दिस इज़ ऑल वट इज़ देयर इन दिस कंप्लीट टॉपिक ऑफ सैम्पलिंग थ्योरी। हाँ, अब चीज़ें कुछ आती हैं, देखो एवरी थिंग कैन नॉट बी सो परफेक्ट कि उसमें एरर ना हो। एरर हमेशा होता है, ठीक है, एरर हमेशा होगा। एरर के भी अब देखो दो टाइप्स हो सकते हैं कि सैम्पलिंग एरर हो या नॉन सैम्पलिंग एरर हो। ठीक है, मतलब इन सैम्पलिंग टेक्निक्स में ही कुछ एरर हो। ठीक है, और नॉन सैम्पलिंग टेक्निक्स में, नॉन सैम्पलिंग एरर में क्या हो सकता है कि मान लो मैंने यूनिट्स गलत लिख दी हूँ या यूनिट्स 2 बार लिख दी हूँ, तो दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू द नॉन सैम्पलिंग एरर्स। लेकिन नॉन सैम्पलिंग एरर्स में भी हमारे पास एक और केस आ सकता है कि नो रिस्पॉन्स एरर।
ठीक है, कि हमने किसी से कुछ डेटा मांगा, जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे थे तो वो रिस्पॉन्स आया ही नहीं, तो दैट इज़ नॉन रिस्पॉन्स एरर। ये सारे टाइप्स ऑफ एरर्स भी हम पढ़ेंगे। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ सैम्पल साइज़ भी पढ़ेंगे कि सैम्पल आइडियल सैम्पल साइज़ क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, और कैसे कैसे हम उनको एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल व्हाट वी विल बी स्टडिंग एंड गोइंग थ्रू। लाइक फर्स्ट यूनिट में हम सब कुछ सैम्पल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सैम्पल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होती है, फिर सैम्पल सर्वेस को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, और रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट वाले सिंपल जो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे सैम्पलिंग टेक्निक्स में, कि क्या क्या मेथड हो सकते हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स के, पॉपुलेशन क्या है, सैम्पल क्या है, ये डिस्कस करेंगे। सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये देखेंगे क्या होती है विद डेफिनेशंस। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे जब हम आएंगे तो हम इसके पार्ट्स भी देखेंगे, एस आर एस सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, उसके दो टाइप्स, कि विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, जो मैंने यहाँ पे बैक का केस बताया था वो। फिर सिस्टमैटिक जो इसका सेकेंड पार्ट है उसका भी लीनियर और सर्कुलर, ये देख रहे होंगे। फिर सैम्पल साइज़ का डिटर्मिनेशन, और हाँ स्ट्रैटा, ऑप्टिमम एलोकेशंस, स्ट्रेटिफाइड, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और ये इसके जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी टाइप्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, स्ट्रैटिफाइड वाला, फिर क्या कैसे कैसे एलोकेट होते हैं ये सब, देन क्लस्टर्स, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग दोनों में है, इसमें भी है और यहाँ पे भी मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है। जब हम बार बार इन्हीं प्रोसेस को रिपीट करते हैं तो दैट इज़ मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो हम ऐसे ही ये सैम्पलिंग टेक्निक्स की सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक्स एंड ऑल, कि हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, कैसे उन्हें पढ़ेंगे। और फर्दर इनमें बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारी सैम्पलिंग्स हैं, मेथड्स हैं इनमें काफ़ी सारे, जो हम जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे ही उन्हें कवर कर रहे होंगे। सो दिस वाज फॉर ऑल, या मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द कंप्लीट डिटेल स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ इट। थैंक यू।